That's Mike. News at 9. लेट्स माइक न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। मध्य पूर्व में ईरान इजराइल युद्ध का 24वां दिन और भी खूनी हो गया। पिछले 24 घंटों में ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के 4 ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें एक इमारत को सीधे नुकसान पहुंचा। आग लग गई और कार ही जल गई, 6 लोग घायल हुए। इजराइल ने जवाब में तेहरान में रिपब्लिकन गार्ड्स के खुफिया मुख्यालयों, मिसाइल स्टोरेज और सरकारी भवनों पर हमले किए। तबरीज में कम से कम 6 लोग मारे गए और 9 घायल हुए हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में 2 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह ने हाइफा की ओर रॉकेट दागे। समग्र युद्ध में ईरान में 1500 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। इजराइल में 15 से 18 की मौत हुई, लेबनान में 1000 से अधिक और क्षेत्रीय स्तर पर सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। ईरानी हमलों से इजराइल में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और डिबरी से घरों को नुकसान पहुंचा। वहीं इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य व्यवस्था को भी भारी झटका दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से शांति वार्ता हो रही है। उन्होंने पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए हैं, लेकिन तेहरान ने इसे फर्जी बताया और कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। ईरान ने जवाब में कहा है कि अगर सिविलियन टारगेट किए गए तो उत्तरी इजराइल पर भारी मिसाइल ड्रोन हमले होंगे। अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो अमेरिकी जहाज़ों को डुबा दिया जाएगा और गल्फ देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी तनावपूर्ण है, जहां तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतें $100 प्रति बैरल के पार है। युद्ध में हिजबुल्लाह की भी भूमिका बढ़ती जा रही है। ईरान इजरायल युद्ध और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बाधा के बीच ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को कच्चा तेल और एलपीजी का ऑफर दिया है, लेकिन ब्रेंट क्रूड से 6 से $8 प्रति बैरल महंगा कर दिया है। अमेरिका ने 30 दिन की मोहलत दी है, जिसके तहत 20 मार्च तक लोड किए गए ईरानी तेल को 19 अप्रैल तक उतारा जा सकता है। लेकिन ईरानी ट्रेडर्स अब डॉलर में पेमेंट मांग रहे हैं और कार्गो पहुंचने के 7 दिन के अंदर भुगतान की शर्तें रखी हैं, जबकि ईरान सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से बाहर है। भारतीय रिफाइनरियां पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर आश्वस्त होना चाहती हैं, क्योंकि 2019 के बाद से भारत ने ईरान से कोई तेल नहीं खरीदा था। मौजूदा ऊर्जा संकट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 1970 के तेल संकटों से भी ज्यादा गंभीर बताया है। जाहिर है कि महंगी कीमत और पेमेंट की जटिलता के कारण डील आसान नहीं होगी, जिससे भारत को रूस समेत अन्य स्रोतों से तेल खरीदने पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। बांग्लादेश में नई राजनीतिक शुरुआत के तहत तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 49 सदस्यों की कैबिनेट में 2024 के छात्र आंदोलन के 2 प्रमुख चेहरों को शामिल किया है। गैर बीएनपी पृष्ठभूमि वाले नूरुल हक नूर और जोनायद अब्दुल रहीम साकी, ये दोनों पहली बार संसद बने हैं। इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। नूर प्रवासी कल्याण मंत्रालय और साकी योजना मंत्रालय संभाल रहे हैं। 2018 के कोटा सुधार आंदोलन और 2024 के व्यापक विद्रोह में छात्रों की अगुवाई करने वाले इन युवा नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर तारिक रहमान ने गठबंधन साथियों को सम्मानित किया है और जुलाई क्रांति के योगदान को मान्यता दी है। यह कदम बीएनपी की मजबूत बेंच को बनाए रखते हुए युवा और प्रगतिशील आवाजों को शामिल करने का संतुलित प्रयास है। हालांकि ये जूनियर मंत्री होने के कारण समिति शक्तियों के साथ काम करेंगे। बीएनपी 20 साल बाद सत्ता में लौटी है, जबकि छात्र नेताओं की अपनी नेशनल सिटीजन पार्टी की विपक्ष में सीमित सीटें हैं। साल 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। IQAI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पीएम 2.5 कणों का स्तर डब्ल्यूएचओ के तय मानकों से 13 गुना तक ज्यादा रहा। इस साल 143 देशों में से 130 देश डब्ल्यूएचओ के प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं कर पाए। सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पाकिस्तान पहले, बांग्लादेश दूसरे और तजाकिस्तान तीसरे स्थान पर है, जबकि 2024 में सबसे प्रदूषित रहा चार्ट अब चौथे नंबर पर खिसक गया है। शहरों में भारत के गाजियाबाद जिले का लोनी सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसके बाद चीन का होतान रहा। रिपोर्ट में दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत, पाकिस्तान और चीन के शहर शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।